ओके दोस्तों, तो अब हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रफ एस्टिमेशन लगाया, अगर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में दो प्रोटॉन को रखता हूं तो किस लेवल का फोर्स हमें लग रहा है उसके बारे में एक एस्टिमेशन लगाना चाह रहा हूं। एंड हम देख सकते हैं साफ साफ जो ये हमारा एक अच्छा खासा बड़ा वैल्यू है, इट इज कमिंग आउट टू बी 250 न्यूटन, जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम तो मैं उसको नहीं बोल सकता हूं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो तो लगभग 10⁻30 टाइम्स कम होते हैं, तो वो अट्रैक्शन के कारण तो डेफिनेटली ये वाला जो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है वो हमारा काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए काउंटर बैलेंसिंग फोर्स कोई ना कोई दूसरा तो होगा ही होगा। ओके, अच्छा, लोगों के मन में तब और एक सवाल उठा, जो ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का बाकी कोई काम तो लोगों को एज सच नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो चार्ज पर तो कोई हाथ लगाता नहीं है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज होता तो हम बोल देते देखो वो रिपल्शन और अट्रैक्शन यहां पर नलिफाई हो रहा है, उस कारण पे जो है हमारा नेट फोर्स 0 हो रहा है। बट न्यूट्रॉन जो है वो तो हमारा न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे तो उसका कोई प्रकार का योगदान हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं। राइट, तो तब लोगों ने बोला जो न्यूक्लियस के अंदर नेचर का एक फोर्थ फंडामेंटल टाइप ऑफ फोर्स काम कर रहा है, जो कि एक फील्ड फोर्स है, और वो फील्ड फोर्स जो है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज्ड है, न्यूक्लियस के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती है, रैपिडली डिकेइंग है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस होगा वहां पर मैक्सिमाइज होता है, और जो हमारा पेरिफेरी में है वहां पर बहुत ज्यादा जल्दी कम होता रहता है। तो यहां पर एक बात और गौर करना, जो नेचर पे एक सर्टेन लेवल से बड़ा ए हमें मिलता ही नहीं है। हमारा एलिमेंट्स जो है वैसे लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है जो ए का वैल्यू हमारा 1000 हो जाए। देखो लगभग जो स्टेबिलिटी है वो 200 के आसपास खत्म होता है। अगर 216 हम मानते हैं, 216 क्यों माने, टू द पावर 1/3 करना आसान होगा। ठीक है, 216 भी होता नहीं है, उससे थोड़ा तो कम है, 208 10 इज द रेंज। खैर सेक ऑफ सिंपलिसिटी 216 ले लो। तो R = 6 R0 पे, यानी 7.2 फर्मी के आसपास अगर हम देखें, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारा पूरी तरीके से समाप्त सा हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है उसके बाद ठीक ठाक डोमिनेट करना चालू होता है, और 6 R0 के आगे कोई ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी इट्स अ रैपिडली डिकेइंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। वो इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करके तो रखता है, लेकिन डिस्टेंस के ऊपर इसका ड्रास्टिक इफेक्ट है। इसका वैल्यू न्यूक्लियस के अंदर ही इतना कम हो जाता है, बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल वो न्यूक्लियस के अंदर ही काम नहीं करता है। सो देयर इज अ लिमिटेशन इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हम 1000 एटॉमिक मास वाला कोई एक एलिमेंट बनाने का सोचेंगे तो वो हम नहीं बना पाएंगे। नाउ ये फोर्स का एग्जिस्टेंस के ऊपर लोगों ने अलग अलग चर्चा किए, एंड वो चर्चा कंप्लीटली बियॉन्ड आवर स्कोप है। 1963 में जो एक मॉडल प्रपोज हुआ था, उसका एक बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। तो तब लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पाई मेसन। इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका एग्जिस्टेंस हम केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ही लेते हैं। ये एक पार्टिकल जो है वो खुद कुछ चीजों के सहारे बनते हैं, कुछ क्वार्क्स के सहारे और कुछ एंटी मैटर्स के सहारे बनता है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट थिंग। कुल मिला के इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से थोड़ी ज्यादा होती है, बाकी काफी कम मास होती है। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, प्रैक्टिकली तुरंत जो है वो हमारे मर जाते हैं।
एंड वहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 3 प्रकार के जो है पाई मेसन्स मिलते हैं। पाई मेसन को बाद में मेसन नाम हटा देते हैं और उसको हम पायन बोलते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है न्यूट्रल। पॉजिटिव पाई मेसन जो है वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेगा, नेगेटिव वाला 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूट्रल पाई मेसन है वो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। एक बहुत बेसिक आइडिया, अगर एक प्रोटॉन में एक नेगेटिव पाई मेसन आके गिरे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें प्रोटॉन के अंदर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और पाई मेसन के अंदर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल बन जाएगा और वो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन पे। वैसा ही न्यूट्रॉन पे अगर पॉजिटिव पाई मेसन गिरे तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट होगा प्रोटॉन पे। इन द अदर हैंड प्रोटॉन अगर एक पॉजिटिव पाई मेसन छोड़े तो वो कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन पे, और एक न्यूट्रॉन अगर नेगेटिव पाई मेसन छोड़े तो कन्वर्ट होगा प्रोटॉन पे। यानी न्यूट्रॉन से छोड़ा हुआ एक नेगेटिव पाई मेसन प्रोटॉन पे आके गिरा तो ये वाला न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन पे, या फिर एक प्रोटॉन का छोड़ा हुआ पॉजिटिव पाई मेसन न्यूट्रॉन पे जाके गिरा तो प्रोटॉन जो था वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन पे और न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन पे। इट्स अ वेरी वेरी वेग वे ऑफ स्टेटिंग इट। बहुत कुछ होता है बट इतना मोटे मोटे दौर पे अभी समझ लो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो निरंतर इंटर कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं थोड़ा केमिस्ट्री का हेल्प लूं, सो इट्स अ टाइप ऑफ रेजोनेंस दैट इज ऑकरिंग। जो हमारा चार्ज है वो हमारा डिस्पर्स्ड हो रहा है, यानी वो चार्ज जो है वो फैल रहा है। यानी अगर मान लो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो एक्चुअल में जो 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो 12 का 12 न्यूक्लियॉन साथ में मिलके जो है वो कैरी कर रहा है। एंड ड्यू टू दैट डिलोकलाइजेशन और डिस्पर्शन ऑफ चार्ज वी गेट एन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यानी इनका पास आना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सॉर्जेनिक यानी एनर्जी छोड़ने वाले प्रोसेस जो है वो हम मान सकते हैं। एंड वो जो एक्सॉर्जेनिक प्रोसेस है उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्वियस सी बात कोई एक स्टेबिलिटी देने वाले, क्योंकि साथ में रहेंगे तब तो ये छोड़ पाएंगे एनर्जी, ठीक है, तब तो ये वाला डिलोकलाइजेशन हो पाएगा। तो ये साथ में रखने के लिए जो करस्पॉन्डिंग फोर्स हमारा काम करता है दैट इज नथिंग बट दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस कारण पे जो पाई मेसन्स या पायंस होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्लूऑन्स या फिर द न्यूक्लियर ग्लू, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक रीजन रिगार्डिंग द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। एंड ऑब्वियसली बात है ये थ्योरी बाद में गलत साबित हो जाती है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे और इसका बहुत सारे डेवलप्ड मॉडल्स है वो हमारे पास आते हैं, बट यही मॉडल हमारा खास काम का नहीं है। तो आगे का मॉडल्स जान के हम करेंगे क्या, छोड़ दो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लो, लोगों ने सबसे पहले हिस्टोरिकली कैसे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था। मोटे मोटे तौर पे ठीक था, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं था, राइट। तो उसका बहुत सारे एडवांसमेंट जो है वो विद द टाइम होता रहता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अलावा एक और फोर्स काम करता है जो बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है, दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के जो रिएक्शंस होते हैं या डिकेज होते हैं उन पे मेन जो हमारा काम करता है दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में देयर आर सम नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है, एंड सम आर्टिफिशियल लाइक फ्यूजन, फ्यूजन एक्सेट्रा। उन सब में जो मेन हमारा काम करते हैं दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इट्स अ फील्ड फोर्स एंड इट्स अ फोर्थ टाइप ऑफ नेचुरल फोर्स जो बेसिकली और किसी भी चीजों के सहारे तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इट्स अ फंडामेंटल टाइप ऑफ फोर्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, ठीक है, ऐसे की तरह ये भी हमारा एक फंडामेंटल फोर्स है। मेरे ख्याल से ये समझ में थोड़ा बहुत आ चुका होगा। ये हमें न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देती है। तो ध्यान देना यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग फॉर्मेशन of
स्टेबल न्यूक्लियस some energy is released. तो मान लो अगर मैं कार्बन न्यूक्लियस को बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को मैं इकट्ठा करूंगा और उन 6 को जोड़ के जब मैं कार्बन का न्यूक्लियस बनाऊंगा तो तब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारी रिलीज होने वाली है। तो ये एनर्जी कहां से आती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम ढंग से देखते हैं। ओके।